नमस्ते और द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2026 और हम बात करेंगे भाग 1 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर। एक ज़रूरी जानकारी पहले ही दे दूं, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए विवरण में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज़रूर फॉलो कर लें। और हाँ, हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास संरक्षण, विज्ञान और भूगोल से जुड़े कई दिलचस्प विषय हैं। हम गंगा के किनारे आजीविका बनाने की एक अनोखी पहल से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि फास्फोरस जैसा एक तत्व कैसे जीवन देता भी है और लेता भी है। और इसके साथ ही हम विज्ञान की दुनिया में ड्यूटरॉन के रहस्यों को भी समझेंगे। फिर थाईलैंड में एक खास शार्क को बचाने की कोशिशों और दुनिया की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक के बारे में जानेंगे। और आखिर में जापान सागर के भू राजनीतिक महत्व और रूस के एक धधकते ज्वालामुखी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सरकारी पहल की। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने 25 जलाज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये पहल आखिर है क्या? देखिए, ये नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान मतलब WI, इन दोनों की एक मिलीजुली पहल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गंगा नदी के संरक्षण को स्थायी आजीविका के मौकों से जोड़ना। ये विचार तो बहुत दिलचस्प है। मतलब पर्यावरण भी बचे और लोगों की कमाई भी हो। पर ये काम कैसे करेगा? ये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर आधारित है। इसमें स्थानीय लोगों को, खासकर महिलाओं को, टिकाऊ आजीविका के तरीकों में ट्रेन किया जाएगा। अच्छा। और फिर यही लोग जैव विविधता संरक्षण और नदी को साफ रखने में अपना योगदान देंगे। आप कह सकती हैं कि ये केंद्र एक तरह से संरक्षण, शिक्षा, ट्रेनिंग और स्थानीय उत्पादों के लिए एक बिक्री केंद्र सबका काम करेंगे। तो कुल कितने केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? अभी तो 25 बने हैं, लेकिन कुल 75 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। चलिए अब विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में खेतों में फास्फोरस जमा होने से जल प्रदूषण की खबरें आई हैं। पहले ये समझते हैं कि ये फास्फोरस है क्या। फास्फोरस ये नाइट्रोजन परिवार का ही एक तत्व है। बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। इसका प्रतीक P और परमाणु संख्या 15 है। और इसके दो मुख्य रूप होते हैं, एक सफेद फास्फोरस जो जहरीला होता है और दूसरा लाल जो जहरीला नहीं होता। मुझे याद है लाल फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस की डिब्बी पर होता है ना? बिल्कुल, माचिस की डिब्बी पर वही होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपयोग तो उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर बनाने में होता है। इसके अलावा स्टील उत्पादन, कुछ खास तरह के ग्लास और कुछ डिटर्जेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट में इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, कई देशों में इसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है, क्योंकि जब ये पानी में जाता है तो फॉस्फेट का स्तर बढ़ने से अवांछित शैवाल मतलब एल्गी बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। और वो जलीय जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। एकदम। और हमारे शरीर के लिए ये क्यों जरूरी है? शरीर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी हड्डियों और दांतों के बनने में ये मुख्य तत्व है। ये शरीर को ऊर्जा जमा करने वाले अणु ATP बनाने में भी मदद करता है और प्रोटीन के विकास और मरम्मत के लिए भी जरूरी है। विज्ञान से जुड़ा एक और विषय लेते हैं। सर्न में एक स्टडी हुई है। उसमें पता चला है कि उच्च ऊर्जा कणों के टकराव में ड्यूटेरॉन कैसे बच जाते हैं। ये ड्यूटेरॉन होते क्या हैं? ड्यूटेरॉन असल में हाइड्रोजन का ही एक स्थिर समस्थानिक मतलब स्टेबल आइसोटोप है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसे D या 2H से दिखाते हैं। अच्छा, तो ये भारी हाइड्रोजन है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? में मॉडरेटर का काम करता है। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर और परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले ट्रिटियम के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब समुद्र की दुनिया में चलते हैं। थाईलैंड में एक इंडो पैसिफिक लेपर्ड शार्क को फिर से जंगल में छोड़ा गया है। इस शार्क का एक और दिलचस्प नाम भी है, मैंने पढ़ा था। हाँ, इसे ज़ेब्रा शार्क भी कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसका पैटर्न उम्र के साथ बदलता है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र के गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में पाई जाती है। और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? मतलब क्या ये खतरे में है? हाँ, IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में लिस्ट किया गया है। बहुत ज्यादा मछली पकड़ना और इसके रहने की जगहों का नष्ट होना, ये इसके लिए सबसे बड़े खतरे हैं। शार्क से अब दुनिया की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक पर आते हैं, रस्टी स्पॉटेड कैट। ये हाल ही में राजस्थान में देखी गई है। जी, ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली है।
इसका वैज्ञानिक नाम है प्रायोनाइलोरिस रुबिजिनोसिस। इसका वजन 1.5 किलोग्राम से भी कम होता है। 1.5 किलो से भी कम? कमाल है। तो ये कितनी दुर्लभ है और कहाँ-कहाँ मिलती है? इसकी कुल आबादी का लगभग 80% भारत में ही है। ये मुख्य रूप से निशाचर होती है, मतलब रात में एक्टिव रहती है और अपनी बड़ी आंखों की मदद से रात में शिकार करती है। और छोटी होने के बावजूद ये बहुत फुर्तीली और आप कह सकती हैं कि भयंकर होती है। अच्छा। IUCN की सूची में ये संकट के निकट यानी नियर थ्रेटेंड है। अब स्वास्थ्य से जुड़ा एक विषय। WHO के अनुसार खुजली या स्कैबीज एक आम त्वचा रोग है। ये होता कैसे है? ये सार्कोटिस केबीई नाम के एक बहुत ही छोटे कीट, एक माइट के कारण होता है। ये माइट त्वचा के नीचे सुरंग बनाकर रहता है और वहीं अंडे देता है, जिससे बहुत तेज खुजली और दाने होते हैं, खासकर रात में। और ये फैलता कैसे है? ये भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बहुत आसानी से फैलता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे त्वचा के संपर्क में आने से। WHO ने इसे एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया है। स्वास्थ्य खंड में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निपाह वायरस की। पश्चिम बंगाल में हाल ही में इसके कुछ मामले सामने आए हैं। निपाह एक बहुत गंभीर जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। बिल्कुल। इसका जो प्राकृतिक वाहक है वो फल चमगादड़ यानी फ्रूट बैट्स हैं। यह संक्रमित जानवरों या इंसानों के सीधे संपर्क में आने से या फिर दूषित भोजन खाने से फैल सकता है। इसके लक्षण कितने गंभीर हो सकते हैं? इसके लक्षण एक सामान्य बुखार, सिरदर्द से लेकर तीव्र एन्सेफेलाइटिस तक हो सकते हैं। एन्सेफेलाइटिस में 24 से 48 घंटों के अंदर ही व्यक्ति कोमा में जा सकता है। और इसकी मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। हाँ, इसकी मृत्यु दर 40% से 75% तक देखी गई है। क्या इसका कोई इलाज या टीका उपलब्ध है? नहीं, अभी तक इसका कोई खास उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। केवल सहायक देखभाल मतलब सपोर्टिव केयर ही की जाती है। अब कर्नाटक चलते हैं। शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य अपनी सीमा को लेकर चर्चा में है। ये कहाँ पर है? यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। तुंगा एनिकट बांध इसी अभयारण्य के अंदर आता है और जो प्रसिद्ध मंडगड्डे पक्षी अभयारण्य है वो भी इसी का एक हिस्सा है। अच्छा, और वहाँ किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं? यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर और स्लॉथ बियर जैसे कई स्तनधारी मिलते हैं और पक्षियों में हॉर्नबिल, किंगफिशर जैसी कई प्रजातियां हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय भूगोल की बात करते हैं। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी है, जिस वजह से जापान सागर फिर से खबरों में है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? इसे पूर्वी सागर यानी ईस्ट सी भी कहा जाता है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो जापान, रूस, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से घिरा हुआ है। यहाँ कुछ खास है क्या? हाँ, एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भूमध्य सागर की तरह इसमें भी ज्वार भाटा लगभग नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर से लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो उसका असर यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। और आज का हमारा आखिरी विषय है एक ज्वालामुखी। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर शिवलूच ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। हाँ, ये दुनिया के सबसे तीव्र ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक कामचटका पर मौजूद है और वहाँ के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है। स्ट्रैटोवोल्केनो, इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक परतदार ज्वालामुखी है जो लावा, राख और चट्टानों की परतों के जमने से बनता है। ये बहुत विस्फोटक होते हैं। और ये कामचटका प्रायद्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये दुनिया में भूतापीय गतिविधि के सबसे केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 100 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कई सक्रिय हैं। अरे वाह! और इसीलिए यहाँ के ज्वालामुखियों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया हुआ है। तो ये थी आज की हमारी गहन चर्चा। हमने गंगा संरक्षण से लेके दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली और एक धधकते ज्वालामुखी तक कई विषयों को समझा। और इससे ये साफ तौर पर दिखता है कि कैसे पर्यावरण, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सब आपस में कितने जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि जलाज जैसी पहलों में जहां आजीविका को संरक्षण से जोड़ा जाता है, वहां स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ कैसे बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकता है ताकि परिणाम और भी ज्यादा प्रभावी हों। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर ये चर्चा आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अंक में फिर मिलेंगे।